दे रहे हो, एनटी का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यकीन मानिए सारे एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो हिमाचल के, सारे एग्जाम के लिए इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो हिमाचल की हिस्ट्री हम आज से पढ़ने वाले हैं। आपको एक जानकारी और मैं दे दूं, देखिए बेटा, हिमाचल जी के 4 से 5 भागों में डिवाइड है। एक है हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी, एक है हिमाचल प्रदेश का कल्चर, एक है हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी, एक है हिमाचल प्रदेश का विविध, एक है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, और एक है आपकी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, और एक है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री, यानी कि जिलावार इतिहास, जिसमें हम जिलों वार पढ़ते हैं। तो अभी हम जिलों वाला नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि आखिर हिमाचल में क्या क्या हुआ था और क्या क्या एक स्टेट में होता है और क्या क्या पहले हुआ था। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? बताइए जी, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अच्छा सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये इतिहास क्या होता है। हम हिस्ट्री तो हिमाचल की हम पढ़ रहे हैं, ये इतिहास क्या होता है? क्या होता है अंजलि जी बेटा, इतिहास क्या होता है? गड़ी मूर्तियों को उखाड़ना। कौन सी मूर्तियाँ? गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना। अच्छा जी, वाह जी वाह। क्या होता है प्रिया, क्या होता है इतिहास? ठीक ठाक तो है आप, बीमार तो नहीं है ना आप? क्या होता है इतिहास? हिमाचल के अतीत के बारे में जानना। वेरी गुड। पायल बताएगी। पायल क्या होता है बेटा इतिहास? किसी के बारे में पुरानी चीजें। और इसका नाम क्या, क्या नाम इसका? गुंजन। क्या क्या होता है इतिहास बेटा हिमाचल का? बीती हुई समय में जो घटनाएं हुई उनको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इतिहास क्या होता है, जब भी हम पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम पुरानी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, पुरानी चीजें जो घटनाएं हो चुकी है उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? इतिहास है। जो चीजें हो चुकी है, यानी कि जो कल हुआ वो क्या है? इतिहास है। जो परसों हुआ वो क्या बन चुका है? हमारे लिए इतिहास बन चुका है। यानी कि अगर हम मरे हुए लोगों की बातें दोबारा कर रहे हैं तो उसको भी हम इतिहास कहते हैं। जैसे अंजलि ने कहा कि जब हम सर गड़े हुए मुर्दे, जो गड़ चुके हैं मुर्दे, हम उनको उखाड़ना चाह रहे हैं, तो ठीक है बेटा, उनको भी हमने इतिहास मान लिया। आप कहते हैं तो मान लिया, वरना हम तो नहीं मान रहे थे। समझो। दूसरी चीज देखो भाई, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है, हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है, इस इतिहास की लिखित रूप में, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है, इसकी जानकारी विद प्रूफ हमें बहुत कम प्राप्त हुई है। विद प्रूफ मतलब कि ऐसा यहां पर कहा गया है, ऐसी जानकारी बहुत कम मिली है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है बेटा, ये उस समय का है जब इंसान को लिखना तो आता था, लेकिन उसका लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आता था। समझ रहे हो? इसीलिए विद प्रूफ जानकारी बहुत कम मिली है। तो आप कहेंगे सर फिर कहां से पढ़ेंगे जब विद प्रूफ बहुत कम मिली है? देखो, बहुत सारी जानकारी कैसी मिली है, मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, उन्होंने किसी और को बताया। इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिली है। समझ रहे हो? दूसरी बात, जो हमारा हिमाचल है, हिमाचल का जो नामकरण है बेटा, हिमाचल का नाम तो रखा गया था 1948 में। हिमाचल का नामकरण कब किया गया था? 1948 में। और ये नाम रखा था बेटा आचार्य दिवाकर दत्त ने। अभी बात को समझो, हिमाचल का नामकरण कब रखा गया था? 1948 में, क्योंकि उससे पहले तो हिमाचल नाम नहीं था। तो फिर हमें क्या पता कि हिमाचल की हिस्ट्री है का किसकी हिस्ट्री है? क्योंकि नाम तो 1948 में रखा गया कि ये जो क्षेत्र जितने हैं इसका नाम क्या है? हिमाचल है। उससे पहले तो हिमाचल नहीं था। लेकिन बेटा जिस जगह पर आज हिमाचल है ना, जिस जगह पर आज हिमाचल है, उस जगह पर पुराने समय में क्या क्या घटनाएं हुई, उस जगह पर पुराने समय में क्या क्या घटनाएं हुई है, उसी को हम हिमाचल का इतिहास में पढ़ते हैं। जैसे कांगड़ा पंजाब से आया है, लाहौल स्पीति पंजाब से आया है बेटा, होशियारपुर से, ऊना, ये सारे कहां से आए? पंजाब से आए हैं। तो जब ये पंजाब से आए तो ये तो पंजाब की हिस्ट्री में होना चाहिए, हमारी हिस्ट्री में क्यों है? क्योंकि आज यहां पर हिमाचल है, हिमाचल में ये आता है, और इस जगह पर पुराने समय में जो घटनाएं हुई है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का इतिहास। क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश का इतिहास। बात समझ रहे हो? तो बेटा हिमाचल प्रदेश का इतिहास हम उस समय से पढ़ेंगे
हिमाचल प्रदेश का इतिहास हम उस समय से पढ़ेंगे जब भारत में चल रही थी हड़प्पा सभ्यता। क्या चल रही थी? जब भारत में चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या चल रही थी? जब भारत में चल रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या चल रही थी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब लगभग ये 3000 साल पहले की बात है बेटा, 2500 से 3000 साल पहले की बात है जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। तो ऐसा मानना है बेटा, ऐसी मान्यता है कि जब भारत में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जातियां निवास करती थी। कितनी जातियां? उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जातियों का वर्णन मिलता है, ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। और ये 4 जातियां कौन कौन सी है? नंबर 1 है बेटा कोल, नंबर 2 है बेटा किरात, या ब्रैकेट में आप किन्नर भी लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में आप मंगोल भी लिख सकते हैं, एक ही जाति है। तीसरी जाति है बेटा कौन सी? नाग। और चौथी जाति कौन सी है? खश। ये 4 जातियों का वर्णन मिलता है कि जब हड़प्पा सभ्यता थी भारत में, तो ऐसा कहते हैं कि जिस जगह पर आज हिमाचल है उस जगह पर पुराने समय में ये 4 जातियां निवास करती थी। कौन कौन सी? कोल, हाँ जी कोई डाउट है? कोल, किरात, नाग और खश। तो अपने पास आप हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय हिमाचल प्रदेश के निवासी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय हिमाचल प्रदेश के निवासी। थोड़ी सी बेटा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में आएगा तो आपको करना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत आएगी। उसमें मेरी गारंटी नहीं है, दिक्कत आएगी तो। ठीक है जी, चलिए डन, लिख लिया। आइए फिर सबसे पहले आप अपने पास हेडिंग डालिए कोल। कोल जाति, कोल जाति कौन सी जाति? कोल जाति। कौन सी जाति? कोल। अच्छा यार, अगर आपसे पूछ लेगा पेपर में कि कोल जाति, या फिर पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जाति कौन सी है, तो देखिए पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ये जो कोल जाति है ये हिमाचल प्रदेश में आने वाली सबसे पहली जाति थी, जो कि सरस्वती नदी से होकर, पहले सरस्वती नदी होती थी अब नहीं है। आप सिंपल देखो कि कोल जाति हिमाचल में निवास करने वाली सबसे पहली जाति थी। कौन सी जाति? हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन है? हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन है? कोल। और ये उस समय की बात है जब इंसानों को लिखना नहीं आ रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन, सबसे मूल निवासी कौन सी जाति है? कोल जाति। कौन सी जाति है? कोल जाति। आप कहेंगे सर ये कोल कौन होते हैं? ये कोल कौन है? ये तो आप पहली बार सुन रहे कोल जाति, है ना? क्योंकि पहली बार पढ़े तो पहली बार सुन रहे ना कि ये तो कोल जाति, ये तो हिमाचल में हमने आज तक नहीं सुनी। ना होती है, क्यों नहीं होती? होती है बेटा। आज के समय में जो डूम होते हैं, आज के समय में जो चनाल होते हैं, आज के समय में जो हाली है बेटा, आज के समय में जो कोली है, कोली समझते हो, आज के समय में जो बाड़ी है, ये इसी जाति से तो संबंध रखते हैं। ये जो डूम है, चनाल है, हाली है, कोली है और बाड़ी है, ये पुराने समय की कोल जाति से ही संबंध रखते हैं। पेपर में सवाल आता है वर्तमान समय के डूम, चनाल, हाली, बाड़ी और कोली ये पुराने समय की किस जाति से संबंध रखते हैं? तो 4 ऑप्शन आएंगे। तो ये सारे के सारे पुराने समय की कोल जाति से संबंध रखते हैं। आज जो आपके कोली है हिमाचल में, आज आपके बाड़ी है जो लकड़ियां बनाते हैं, आज आपके डूम है जो बांस का काम करते हैं, चनाल और चमार है जो कि चमड़े के जूते बनाने का काम करते हैं। तो ये पुराने समय की किस जाति से संबंध रखते हैं? ये पुराने समय की कोल जाति से ही तो संबंध रखते हैं। समझ रहे हो? तो अगर पेपर में सवाल आता है कि वर्तमान समय के डूम, चनाल, हाली, बाड़ी और कोली पुराने समय की किस जाति से संबंध रखते हैं? कोल जाति से। अगर पूछेगा हिमाचल की मूल निवासी कौन सी जाति है? अच्छा एक बात और है यार, अब ये तो 3000 साल पहले की बात है भाई, वही बात है कि प्रूफ क्या है कि हिमाचल में थे ये? हिमाचल का नाम तो 1948 में रखा गया था, तो प्रूफ क्या है कि हिमाचल में भी थे? तो उत्तराखंड में एक घाटी है बेटा, अगर आपने सुना होगा उत्तराखंड में एक क्षेत्र है कुमाऊं क्षेत्र, सुना है आपने? उत्तराखंड में एक क्षेत्र है कुमाऊं क्षेत्र, सुना है आपने? और कुमाऊं नहीं सुना होगा उत्तराखंड में? कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड है, मैं बता रहा हूं ना,
नहीं सुना, मैं बता रहा हूँ। उत्तराखंड में एक क्षेत्र है कौन सा, कुमाऊं क्षेत्र। यहाँ पर एक घाटी है बेटा चंदेश्वर घाटी। कौन सी घाटी, चंदेश्वर घाटी। जब इस चंदेश्वर घाटी की चट्टानों की खुदाई हुई, जब इस चंदेश्वर घाटी की चट्टानों की खुदाई हुई तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली जिनसे पता लगाया गया कि कोल जाति जो है हिमाचल में निवास करती थी। पहले ये क्षेत्र कुमाऊं वाले क्षेत्र, जौनसर बावर वाले क्षेत्र, पहले ये हिमाचल में थे। 1815 में अंग्रेजों ने ये हमसे अलग करके ये उनको दे दिए थे, समझ रहे हो। तो अगर पूछ लेगा कि कैसे पता चलता है या फिर यह प्रमाण कहाँ मिला है कि कोल जाति हिमाचल में निवास करती है, या फिर कोल जाति में हिमाचल के निवास का पता कहां से चलता है, तो कहां से चलता है, कुमाऊं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से पता चलता है कि कोल जाति के लोग कहां करते थे, हिमाचल प्रदेश में क्या करते थे, निवास करते थे। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? डन। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज क्या है कि जब ये लोग आए थे ना हिमाचल में, तो इन्होंने जो है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की जो संस्कृति है, नवपाषाण काल की जो संस्कृति है, यानी कि जैसे पहिए का आविष्कार, वो सारी चीजें इन्होंने कर ली थी। यानी कि इन्होंने नवपाषाण काल युग की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? इन्होंने नवपाषाण काल युग की जो संस्कृति थी, उस समय का जो कल्चर है, जो नवपाषाण काल, 3 तरह के काल थे ना इतिहास में, बताया मैंने आपको, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, बताया मैंने आपको, पूरा बता रखा मैंने आपको सारी चीजें। तो इन्होंने जो है नवपाषाण काल में जो कल्चर था वो इन्होंने हिमाचल में ले आया था। तो अगर पेपर में फटाफट से अब सबके जवाब आने चाहिए। अगर पूछ लेगा हिमाचल के मूल निवासी कौन है, आवाज नहीं आ रही है, हिमाचल के मूल निवासी कौन है, वर्तमान समय के डूम, चनाल, हाली, बाड़ी, कोली प्राचीन समय की कौन सी जाति से संबंध रखते हैं? कोल जाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती थी। ये पता कहां से चलता है? कुमाऊं की चंदेश्वर घाटी कहां पर है? अब फटाफट लिखो, लिखो जरा, फटाफट लिखो। क्या लिखो? लिखो जरा। कोल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। कोल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा, बच्चे नहीं रहे हो अब तुम, ठीक है। कोल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। इन्होंने नवपाषाण काल संस्कृति की नींव रखी थी। नवपाषाण काल संस्कृति की नींव रखी थी इन्होंने। नवपाषाण काल संस्कृति की क्या रखी थी? नींव रखी थी। लिख लिया? वर्तमान समय के डूम, चनाल, हाली, वर्तमान समय के डूम, चनाल, हाली, बाड़ी और कोली पुराने समय की कोल जाति से संबंध रखते हैं। वो शीतल कहाँ गई भाई आज? अच्छा ठीक है, हाँ रात को बारिश हुई थी, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। पुराने समय की कोल जाति से क्या रखते हैं बेटा? संबंध रखते हैं। डन। और आप लिखेंगे साथ में, क्या लिखेंगे? कुमाऊं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से पता चलता है, कुमाऊं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से पता चलता है कि कोल जाति हिमाचल में निवास करती थी। क्या आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आई? छोटी छोटी बातें एक दिन आपके एग्ज़ाम के लिए मेन सिलेक्शन का कारण बनेगी। ये मेरा मुद्दा है, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है जी, ये मेरी गारंटी आपसे, समझ रहे हो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ऐसे कैसे रखे हुए मिल जाएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ये गारंटी है मेरी, और ये मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, डन। आगे बढ़ते यार, अभी इनके बारे में बहुत कुछ आएगा आगे, लेकिन तरीके से बताऊंगा ना जहां अच्छा लगेगा। बीच में खिचड़ी पकाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं यार। आगे लिखेंगे आप लोग किरात या किन्नर, किरात या किन्नर। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि सर किन्नर, क्या ये उन्हीं किन्नरों की बात हो रही है जो ट्रांसजेंडर होते हैं? नहीं बेटा, उन किन्नरों की बात नहीं कर रहे। किन्नौर के निवासियों को किन्नर कहते हैं, और सारे नहीं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो एसटी लोग हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि लिखो जरा, क्या लिखेंगे आप लोग? यह कोल जाति के बाद हिमाचल में आने वाली दूसरी, सिंपल लिखो, यह हिमाचल में आने वाली दूसरी क्या थी? दूसरी क्या थी? जाति थी। आपने रामायण पढ़ी है बेटा कभी? कहाँ पढ़ी सर? रामायण देखी तो यार,
रामायण देखिए, रामायण में आपने क्या कभी ऋषि वशिष्ठ का नाम सुने हो? ऋषि वशिष्ठ का नाम नहीं सुने यार। ऋषि वशिष्ठ जो थे उन्होंने इस किन्नर जाति के बारे में कहा कि ये लोग जो है शिशन देव के पुजारी है। किसके पुजारी है? शिशन देव। तो ये पेपर में आता है बेटा कि किस महर्षि द्वारा ये कहा गया कि किन्नर जनजाति के लोग या किन्नर जनजाति जो किरात है, ये किरात लोग जो है शिशन देव मतलब शिवलिंग, जो लिंग देवता, शिशन देव के पुजारी है। लिखो जरा, ऋषि वशिष्ठ ने इन्हें शिशन देव के पुजारी कहा है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ यार, नोट्स वगैरह घर में बनाना है वरना साल लग जाएगा। मुझे इसी वीक जो है, इसी 8-10 दिन में ये ख़त्म करना है सारा मैटर, फिर हम कुछ और शुरू करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। एचएस के प्रीलियम में बड़ा काम आएगा आपका ये, ठीक है जी। बताइए, डन। ऋषि वशिष्ठ ने इनको किसके पुजारी बताया है? शिशन देव मतलब लिंग देवता। अच्छा, एक बात और पता होनी चाहिए, अगर आपसे पूछ लेगा कि महाभारत जो ग्रंथ है, सुना है आपने? महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें 1 लाख श्लोक है। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता, ठीक है जी। महाभारत में हिमाचल से ही पार्टिसिपेट किया था। अब किसने किया था वो तो हम आगे जब सीक्वेंस में आएगा तभी बताएंगे ना बेटा, अभी तो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। देखिए सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें किरातों को हिमालय का निवासी बताया गया है। कहाँ का निवासी बताया गया है? महाभारत में किरातों को हिमालय का निवासी बताया गया है। लिख लो, महाभारत में किरातों को हिमालय का निवासी बताया गया है। कहाँ का निवासी बताया गया है? महाभारत में किरातों को हिमालय का निवासी बताया गया है। कहाँ का निवासी बताया गया है? महाभारत में किरातों को कहाँ का निवासी बताया गया है? हिमालय का निवासी। कहाँ का निवासी बताया गया है? हिमालय का। कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अच्छा ठीक है। दूसरी चीज, महाभारत के 140वें चैप्टर में आपको पता होना चाहिए, महाभारत का 140वां चैप्टर है। महाभारत के 140वें अध्याय में किरातों के बारे में बताया गया है। पेपर में आता है ये। अगर आपसे पूछ लेगा महाभारत के कौन से चैप्टर में, कौन से अध्याय में किरातों के बारे में बताया गया है, तो चैप्टर 150, इन चैप्टर 140 मेंशन अबाउट किरात, यानी कि किरातों के बारे में जो है आर्टिकल याद आ रहा है, कहाँ पॉलिटी में घुस रहा है में, अध्याय 140 में बताया गया है किसके बारे में? किरातों के बारे में बताया गया है। बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन जो मिलती है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं हिमाचल के बारे में, और यही सारी चीजें हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है, यकीन मानिए आप लोग। 140वें चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है? किरातों के बारे में बताया गया है। दूसरी चीज बेटा आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक ऋषि है बेटा मनु ऋषि का नाम सुना है आपने? जिसका मंदिर कुल्लू के शानसर में है। ऋषि जो मनु है बेटा, इसी को सृष्टि का रचिता भी बोलते हैं, सुना है आपने? बहुत बार में आता है, इसने मनु स्मृति भी लिखी है। तो ये जो ऋषि मनु है, इस ऋषि मनु ने भी किरातों के बारे में बताया है। किसने? ऋषि मनु ने भी किरातों के बारे में बताया है। दूसरी चीज बेटा, आपने कालिदास का नाम सुना है, जिसको भारत का शेक्सपियर बोलते हैं, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में था, जो ऋषि जिसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, कुमार संभव, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसान लिखे थे। तो कालिदास का एक फेमस ग्रंथ है बेटा कुमार संभव, और लेटेस्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि कालिदास के किस ग्रंथ में किरातों के बारे में बताया गया है? तो बेटा लिखेंगे कालिदास के कुमार संभव में, कालिदास के कुमार संभव में किरातों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कालिदास का एक ग्रंथ है बेटा, कौन सा? कुमार संभव, और उसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है किरातों के बारे में। किसके बारे में? किरातों के बारे में। आपको चीजें समझ आ रही है? चीजों को मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं। अब मुझे फटाफट से बताइए, महाभारत के कौन से चैप्टर में किरातों के बारे में बताया गया है? महाभारत में किरातों को कहाँ के निवासी बताया गया है? हिमाचल में आने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? कालिदास के कौन से ग्रंथ में किरातों के बारे में बताया गया है? वेरी गुड बेटा। अच्छा ठीक है, मनु ने भी क्या किया है? किरातों का वर्णन किया। अभी हम किरातों के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी हम छोटी छोटी चीजें बता रहे कि निवासी कौन थे। अब हिस्ट्री में तो अभी प्रॉपर अंदर जब हम घुसेंगे तो बहुत कुछ पूछेंगे, बहुत कुछ चीजें आएगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आता है हमारा तीसरी जाति हमारी नाग जाति। लिखो जरा नाग। छोटी छोटी चीजें आपको मैं बता रहा हूं, आपको एक बड़ी सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएगी।
यकीन मानिए, ठीक है जी, डन। नाग जाति, तो ये हिमाचल की तीसरी जाति थी, हिमाचल में आने वाली तीसरी ये जाति थी। नाग समझते हो बेटा? पहले के नाग कैसे थे बेटा? इंसानों का रूप भी धारण कर सकते थे और देवताओं का रूप भी धारण कर सकते, इच्छाधारी। जैसे आज के टाइम में बोलते ना कि अगर कोई सांप अगर 120 साल जी गया वो इच्छाधारी बन गया, ये तो खैर मिथ है, समझ रहे हो। 120 साल जी गया तो क्या बनेगा, वो इच्छाधारी सांप बन जाएगा, वो इंसान का रूप भी। ऐसे तो पता नहीं सांप कितने जीतते होंगे, ऐसा होता तो फिर क्या चाहिए था। लेकिन आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जो किरात थी, ये जो नाग जाति थी बेटा, ये बहुत ही खतरनाक जाति थी। इसने हिमाचल में बहुत आतंक मचाया था, ठीक है, इतना आतंक मचाया था, जिस मर्जी के खिलाफ इनका मन करे उसको काट दिया, जिसको मन करे उसको मार दिया। मतलब इन्होंने बहुत अत्याचार हिमाचल पर किए थे। और इनके साथ क्या हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, लिखो जरा, क्या लिखेंगे। ये हिमाचल में आने वाली क्या थी, तीसरी जाति थी। और साथ में आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखो जरा, मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में, मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में। कौन सा मंदिर? मंडी में एक शिव मंदिर है पंचवक्त्र। कहाँ पर है बेटा? मंडी के थुनाग में है। मंडी के कहाँ पर है? थुनाग तहसील में है। मंडी में एक शिव मंदिर है पंचवक्त्र शिव मंदिर। मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में नागों की 10 फीट ऊंची मूर्ति है। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार पेपर में आ चुका है। किस मंदिर में? मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में नागों की 10 फीट ऊंची मूर्ति है। कितने फीट ऊंची मूर्ति है? नागों की 10 फीट ऊंची मूर्ति है। कहां पर? मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में। सुना है आपने? पिछली साल मंडी में बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा हुई थी कि नहीं हुई थी? पिछली साल मंडी में बहुत ज्यादा क्या हुई थी? बारिश हुई थी। तो मंडी में एक तहसील है थुनाग तहसील, वहां पर ये मंदिर है पंचवक्त्र शिव मंदिर। ये मंदिर बिल्कुल कहां पर है? ये मंदिर बिल्कुल कहां पर है? ये मंदिर बिल्कुल कहां पर है? बिल्कुल आपका जो नदी के बीचों बीच है ये। तो जब बारिश हुई थी तो सारी पीछे से सारा का सारा मलबा आया था, मिट्टी आ गई थी, सब कुछ आ गई थी। तो सारी चीजें नदियों में, लकड़ी वगैरह बह के आगे आ गई थी। लेकिन इस मंदिर पर खरोच नहीं आई। उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात यह है कि यानी कि उस बाढ़ की खास बात यह है कि बेटा सब कुछ बह के आ गया मतलब। लेकिन एक ये मंदिर और एक हैंडपंप, दो को खरोच तक नहीं आई। हैंडपंप बिल्कुल खाले में था, ये भी बिल्कुल खाले में था, इसको भी कोई आँच नहीं आई, हैंडपंप को भी कोई आँच नहीं आई। मंदिर तो मैंने मान लिया कि चलो भाई देवी देवताओं की शक्ति, लेकिन हैंडपंप में कौन सा देवता आ गया था भाई? हिला तक नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा। मतलब कि जैसा ये स्टैंड है ना, वैसा खड़ा रहा बिल्कुल नदी के बीच में, और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज भी आप उससे पानी निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर पूछ लेगा मंडी के किस मंदिर में नागों की 10 फीट ऊंची मूर्ति है? मंडी के पंचवक्त्र। कहां पर है बेटा? मंडी के थुनाग में। छोटी छोटी चीजें आपको एक सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी, यकीन मानिए। पिछले बहुत सालों से पेपर में आ रही है, 5-6 साल से हम यही पढ़ा रहे, तो हमें पता है कि कहाँ पर आपको क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। यानी कि दूध देने वाली गाय को क्या देना है और बिना दूध देने वाली गाय को क्या देना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। दूसरी चीज़ आपको बेटा पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए? एक नाग था बेटा, वासुकी नाग। नाम सुना है आपने? वासुकी नाग का नाम नहीं सुना है क्या? तो अगर आपसे पूछ लेगा वासुकी नाग की पूजा कहाँ की जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चंबा और कुल्लू में। मेनली चंबा और कुल्लू में, चंबा और कुल्लू में वासुकी नाग की पूजा की जाती है। मोर देन 1000 टाइम आस्क्ड इन एग्जाम में पूछा जा चुका है, वासुकी नाग की पूजा कहाँ की जाती है? तो आपके पास ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा? चंबा और कुल्लू में किसकी पूजा की जाती है? वासुकी नाग की। किसकी पूजा की जाती है? वासुकी नाग की पूजा की जाती है। कहाँ पर? चंबा और कुल्लू में। किसकी पूजा की जाती है? वासुकी नाग। आपने महाभारत देखी है, शकुनी देखा है बेटा? अगर आपने शकुनी देखा है तो आपने अर्जुन भी देखा होगा बेटा, देखा है आपने? अगर आपने अर्जुन देखा होगा तो श्री कृष्ण भी देखा होगा, देखे होंगे। सॉरी, मैं थोड़ा भावना में बह गया। अच्छा सुनो मेरी बात, आपने अर्जुन को देखा है? तो बेटा अर्जुन ने क्या किया था? नागों का एक राजा था वासुकी,
ये जो अर्जुन ने, पेपर में आ चुका है बहुत बार, अर्जुन ने क्या किया था, हालांकि उसकी पत्नी कौन सी, द्रौपदी, द्रौपदी को सबसे पसंद कौन था, अर्जुन, लेकिन फिर जो है, मतलब अगर आपको पूरी मैं कहानी सुनाऊं तो मैं बताऊंगा अभी आपको, जो द्रौपदी थी, जो अर्जुन था, अर्जुन ने क्या किया था, नाग राजा वासुकी था, इसकी एक लड़की थी, नाग राजा वासुकी की एक बेटी थी उलोपी, नाग राजा वासुकी की एक कन्या थी उलोपी। इस कन्या से अर्जुन ने क्या किया था, लव मैरिज, यानी कि शुद्ध हिंदी में तो गंधर्व विवाह, क्या किया था, गंधर्व विवाह किया था। ये पेपर में सवाल आता है, अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की किस कन्या से विवाह किया था, तो अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की उलोपी नामक कन्या से विवाह किया था। कई बार क्वेश्चन आता है, उलोपी जो कि नाग राजा वासुकी की पुत्री थी, महाभारत के निम्नलिखित में से किस पात्र ने उसके साथ विवाह किया था, तो अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की उलोपी नामक कन्या से विवाह किया था। और क्वेश्चन आता है कि किस नाग राजा, कई बार आता है किस नाग राजा की पुत्री उलोपी के साथ अर्जुन ने गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज की थी, कौन सा था वो था आपका कौन, अर्जुन था, यानी उसका सॉरी वो था वासुकी राजा की पुत्री के साथ क्या किया था, गंधर्व विवाह मतलब भागकर शादी का, सॉरी लव मैरिज की थी, किसने, अर्जुन ने। समझ रहे हो। हालांकि अर्जुन की पत्नी कौन थी, अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी, अर्जुन की पत्नी कौन थी, द्रौपदी थी। तो जब अर्जुन जो है द्रौपदी को ब्याह कर ले आया था, तो फिर जो है अर्जुन ने जो है पांचों पांडव इकट्ठे हुए द्रौपदी के साथ जो है, और फिर कहा कि देखो देखो, उस टाइम जो है क्या नाम उसका, जो कुंती थी वो पूजा कर रही थी, जब वो पूजा कर रही थी तो फिर पांडवों ने बोला, मतलब पांडवों में से किसी एक व्यक्ति ने बोला कि माँ देखो हम कुछ लाए हैं, देखो हम कुछ लाए हैं। तो उनकी माँ ने बोला कि जो भी लाए हो बराबर बांट दो। तो अपनी माँ की बात को नहीं टाल सके, तो इसीलिए क्या हुआ, द्रौपदी का जो है पांचों भाइयों के साथ जो है एक तरह से विवाह करवाना पड़ा था। जबकि द्रौपदी को, उससे भी पहले द्रौपदी को क्या कहते हैं आपका, कर्ण पसंद था, लेकिन कर्ण सूत पुत्र होने की वजह से उसने उससे विवाह नहीं किया था। इसीलिए जो है उनको, जब मछली की आंख में तीर मारा गया तो अर्जुन उसको ले आया था। फिर बाद में वो पांचों पांडवों की पत्नी बन गई थी। कैसे कैसे बन गई थी मैं आपको बता चुका हूँ। बात आपको समझ आई कि नहीं, यही बताइए जी, कोई दिक्कत परेशानी। आगे बढ़ें। आगे जब हम बेटा बढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में नाग देवताओं के कुछ मंदिर है। जैसे लिखो जरा, क्या लिखेंगे आप लोग, लिखो जरा वासुकी नाग, आप लिख सकते हैं वासुकी नाग चंबा। और लिखेंगे आप लोग घूंडनाग मंदिर। घूंडनाग मंदिर कहाँ पर है, घूंडनाग टेम्पल कहाँ पर है, घूंडनाग टेम्पल शिमला में है बेटा, घूंडनाग शिमला में है। चमोड़नाग टेम्पल कहाँ पर है, चमोड़नाग है बेटा कुल्लू में, चमोड़नाग कुल्लू में बेटा। माहूनाग कहाँ पर है, माहूनाग कहाँ पर है, माहूनाग है बेटा मंडी में, है कि नहीं है बेटा। माहूनाग मंदिर कहाँ पर है, मंडी में है कि नहीं है। ये नागों के मंदिर है बेटा हिमाचल में। ज्वालिया नाग कहाँ पर है, ज्वालिया नाग टेम्पल कहाँ पर है, ज्वालिया नाग कहाँ पर है, ज्वालिया नाग भी कांगड़ा में है। समझ रहे हो, ये सारे के सारे नागों के मंदिर है जो हिमाचल में है। सारे के सारे क्या है ये सारे के सारे नागों के मंदिर है जो कहाँ पर है, हिमाचल में है। ये बातें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। 100% आपके, चाहे आप HS का प्रीलियम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहाँ थे बेटा, घर से, क्यों घर से, कहाँ से, तो अब तो क्लासेस खत्म होने वाली। कोई बात नहीं, हम आपको ज्ञान दे देंगे 15-20 मिनट, क्या दिक्कत वाली बात है। भाई साहब है, मान नहीं रहे हो विनोद। आइए यार आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे यार हम। हाँ, ये सारे के सारे नागों के मंदिर। लेकिन यकीन मानिए नाग जाति ने हिमाचल में बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था, बहुत ज़्यादा आतंक, इतना आतंक कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या किया था। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। चौथी जाति थी हमारे पास खश। चौथी कौन सी थी बेटा, खश। अभी समझो मेरी बात को ध्यान से, चीज़ों को समझिए ध्यान से, देखिए सुनिए मेरी बात। हाँ जी बोलो बोलो, क्या बोल रहे,
फ़ोन, आपका फ़ोन देख लो। आप मैम का फ़ोन तो नहीं है भाई यहाँ पे, है नहीं? अच्छा, चौथी जाति कौन सी थी भाई? खश जाति। देखिए भाई, कौन सी जाति? खश जाति। आज के टाइम में जो आप बोलते हैं ना खौश, पहाड़ी भाषा में खौश, उसी की बात हो रही है, खश जाति। आपने आर्यों का नाम सुना है, मैंने हिस्ट्री में बखूबी आपको आर्य करवाया है। आर्य जो है मध्य एशिया से आई हुई एक जाति थी। आर्य कहाँ से आई थी? मध्य एशिया से आई हुई जाति थी। तो चारागाह की खोज में भारत आए थे, और भारत आते आते वो 5 भागों में बट गए। कितने भागों में? भारत आते आते ये लोग कितने भागों में बट गए थे? 5 भागों में। इनकी एक तीसरी शाखा, आर्यों की एक तीसरी शाखा जो हिमाचल में आई थी कश्मीर से होते हुए, कश्मीर से होते हुए जो हिमाचल आई थी, उसी को कहा गया बेटा खश, जो आज के समय में प्रसिद्ध है खौश या खशिया राजपूत के नाम से जो प्रसिद्ध है। आर्यों की तीसरी शाखा जो कश्मीर से होते हुए हिमाचल आई थी, वो क्या कहलाई हिमाचल में? अभी लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा एक साथ। वो क्या कहलाई? वो कहलाई, क्या कहलाई? खश कहलाई। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, ये खश जाति हिमाचल में जब आई थी, जब ये खश जाति हिमाचल में आई थी, तो ये तो इतने समय पुराने की बात है। तो हमें क्या पता कि ये हिमाचल में रहे थे या नहीं रहे थे? तो इसका प्रूफ कहाँ मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू क्षेत्र में एक गांव है बेटा खशकंडी। कौन सा गांव है? खशकंडी एक गांव है। इसी खशकंडी गांव से खशों के हिमाचल प्रदेश में निवास का पता चलता है। खशों के हिमाचल प्रदेश में क्या चलता है? निवास का पता चलता है। किसका पता चलता है? खशों के हिमाचल प्रदेश में निवास का पता चलता है। इतनी बात आपको समझ आई? अब जो मैं बातें बता रहा हूँ किसी एग्ज़ाम के मेंस में भी आ सकती है, इसीलिए एक एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि हो सकता है जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ पहले भी आ चुकी है। हो सकता है कि आपको ये कह दें कि इसके बारे में 100 शब्दों में लिखें। तो जो मैं कहानी सुना रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, और एक एक पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंट है। बात समझ रहे हो? जब खश जाति हिमाचल प्रदेश में आई थी, मैं क्या कह रहा हूँ, जब खश जाति हिमाचल प्रदेश में आई थी, तो बेटा हिमाचल प्रदेश में आते ही इसने सबसे पहला काम क्या कर दिया? इसने सबसे पहला काम कर दिया, नागों को हरा दिया। भगा भगा के मारा नागों को, भगा भगा के पिटा नागों को, और नाग जाति को खत्म कर दिया बेटा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिमाचल में बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था। और क्या क्या आतंक मचाया हुआ था मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी व्यक्ति की बिना मतलब से हत्या कर, नाग होते क्या यार? किसी को भी बिना मतलब मार देना, किसी के प्रति खुंद हो गई उसको मार देना। तो इन्होंने हिमाचल में बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था। तो खशों ने आते ही इन नाग जातियों को क्या करा दिया? इन नाग जातियों को हरा दिया। तो जैसे ही इन नागों को भगाया, दौड़ा दौड़ा के मारा, तो बेटा हिमाचल प्रदेश के लोगों को बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। हिमाचल क्या, पूरे भारतवर्ष में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई खशों ने नागों को हरा दिया, खशों ने नागों को हरा दिया। इन्होंने हमें बहुत परेशान किया था, आज बहुत खुश है हम। आज खशों ने नागों को हरा दिया, आज हम बहुत खुश हैं। और हम चाहते हैं कि इस खुशी के अवसर पर एक क्या हो? उत्सव हो जाए, एक जबरदस्त उत्सव हो जाए बेटा। कहते उत्सव हो जाए। क्या उत्सव हो जाए भाई? कहते तकड़े लेवल पर एक उत्सव होना चाहिए, और ये उत्सव हमेशा सदियों तक चला रहना चाहिए, ताकि लोगों को याद रहे कि हम खश लोगों ने जो है नागों को क्या किया है? हराया है। कहते ये ऐसे कैसे याद रहेगा? कहते याद ऐसे रहेगा कि इन खशों ने, इन नाग जातियों ने हमें बहुत ज्यादा दुखी किया है, इन्होंने हमारा बिल्कुल लहू पिया है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो नाग जाति है, जब भी हम ये फेस्टिवल मनाएं, हम इस फेस्टिवल में जो है इन नाग जाति में से ही किसी एक व्यक्ति की हर बार जो है बलि देंगे। यानी कि हम इसमें इंसानों की बलि देंगे, और इंसान वो कौन होगा? वो नाग जाति का ही कोई व्यक्ति होगा। तो
इस त्योहार का नाम रखा गया बेटा भुंडा उत्सव। क्या रखा गया? भुंडा उत्सव। क्या रखा गया? भुंडा उत्सव। और ये कहां मनाया जाता है? निर्मंड कुल्लू। कहां मनाया जाता है? निर्मंड कुल्लू में मनाया जाता है भुंडा उत्सव। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है इंसानों की बलि के लिए। क्यों प्रसिद्ध है? इंसानों की बलि के लिए। तो भाई उस समय की बात है कि भाई इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है और इनके ही परिवार में से किसी की बलि दी जानी चाहिए। तो उस समय जो है, उस समय से आज तक बेटा जो है वेडा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? एक जनजाति है वेडा जनजाति। ये जो वेडा जनजाति है ये नाग जनजाति का ही आगे एक वंश है। जैसे मैं हूं सौरभ और मेरा आगे वंश है और मेरे ही नाम के सबने लगाया सौरभ, वंशिका सौरभ, या मैंने कह दिया प्रिया सौरभ, अंजलि सौरभ, मतलब सरनेम लगा दिया। तो वेडा जनजाति जो कि नाग का ही एक वंश है, इसमें जो है इसकी इस जनजाति में से जो है ये नागों का वंश है और इनमें से इनकी जो है बलि दी जाती है भुंडा उत्सव में। और भुंडा उत्सव कहां लगता है? अच्छा, होता क्या है मैं बताता हूं आपको। जिस व्यक्ति की बलि दी जानी है उसको 3 महीने पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आज तेरे परिवार से एक बलि दी जानी है बेटा। और जब उस परिवार को ये बात बता दी जाती है तो वो पूरा परिवार जो है क्या करता है? जंगल में जाता है और घास फूस की बनी हुई क्या करता है? एक रस्सी जो है बनाता है। यानी कि अब घास वगैरह इकट्ठा करते हैं वो लोग, और जिस व्यक्ति की बलि दी जानी है वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप जो है 150 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी रस्सी बनाएगा। लगभग 150 मीटर लंबी एक रस्सी बनाएगा और उस रस्सी को लकड़ी और घास फूस की रस्सी होगी उसको बनाकर तैयार करेगा। और फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा बेटा। फिर क्या होगा? उनके परिवार वालों को और उस व्यक्ति को बुलाया जाता है मंदिर में और उनका पूरा का पूरा खर्चा उनका जो है मंदिर की तरफ से दिया जाता है। और जब पूरा का पूरा खर्चा उनका मंदिर की तरफ से दिया जाता है, फिर होता क्या है कि उस रस्सी को जो है मंदिर में कुछ समय तक रखा जाता है और कोई भी जो है उस रस्सी के ऊपर जूते पहन के नहीं जा सकता है। अगर जाएगा तो फिर उस घर से जो है बकरे की बलि दी जाएगी। तो जब ऐसा होता है तो फिर जो है क्या होता है? जिस दिन बलि दी जानी है, जिस दिन बलि दी जानी है उस दिन जो है क्या होता है? जिस दिन बलि दी जानी है उस दिन क्या होता है? उस दिन जो है उस व्यक्ति को जो है गांव के कुछ लोग जो है उस रस्सी से, जैसे लाश होती है ना, लाश देखिए आपने, लाश जो लाश होती है उसको कैसे बांधते हैं? कुछ लंबी सी सीढ़ी बनाते हैं फिर उसको रस्सी से बांधते हैं। सेम वही प्रोसेस होता है। उस व्यक्ति को जो है उस सीढ़ी पर जो है लेटा दिया जाता है और उसको जो है रस्सी से बांध लिया जाता है और उसको जो है ऊंची सी पहाड़ी पर ले जाते हैं। ऊंची पहाड़ी पर जब उसको ले जाएंगे, जब उसको क्या करेंगे? जब उसको एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? जब उसको, मान लो ये पहाड़ी है, इस ऊंची पहाड़ी पर उसको ले जाएंगे। ऊंची पहाड़ी पर ले जाने के मतलब लाश की तरह उसको बनाकर बांध के रखेंगे और इस रस्सी को जो है अटैच करके रखेंगे बेटा इस दूसरी पहाड़ी से इस रस्सी को अटैच करके रखेंगे। और यहाँ पर बहुत गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि अगर गलती से भी रस्सी टूट गई तो आदमी खत्म है। तो जैसे ही पंडित ने इशारा किया, लोग यहाँ बहुत सारे खड़े होते हैं, यहाँ भी बहुत सारे खड़े होते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर पंडित का इशारा होता है उस व्यक्ति को जो है इस रस्सी से बांध लिया जाता है। और जैसे ही इस रस्सी से उसको बांध लिया, सीढ़ियों से निकाल दिया और इस रस्सी से उसको बांध लिया, और जैसे ही उसको इस रस्सी से बांध लिया गया, पंडित यहाँ से इशारा करेगा और इस रस्सी को और उस व्यक्ति को यहाँ से छोड़ देंगे। अगर गलती से भी रस्सी टूट जाती है बीच में, अगर गलती से भी बीच में रस्सी टूट जाएगी तो वो व्यक्ति मर गया। और अगर वो व्यक्ति मर गया तो उसको जिंदगी भर देवताओं की तरह पूजते हैं, और अगर वो बच गया फिर भी उसको देवताओं की तरह पूजते हैं। समझ रहे हो? मैक्सिमम टाइम तो बच जाता है। ऐसी घटना बहुत बार हुई है कि मरा भी है। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी है। तो सरकार ने बोला बेटा कि भाई देवताओं को खुश करने के लिए तुम इंसानों की बलि दो, दैट इज नॉट फेयर। तो सरकार ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही इस बलि को जो है बंद कर दिया गया। अब इसकी जगह पर जो है बकरे की बलि जाती है। किसकी बलि जाती है? बकरे की बलि जो है इसकी जगह पर दी जाती है। तो बहुत भयंकर ये समय है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है बेटा, खशों द्वारा नाग जाति पर विजय के रूप में
कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो खशों द्वारा नाग जाति पर विजय के रूप में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? भुंडा फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? भुंडा फेस्टिवल। भुंडा फेस्टिवल कितने साल बाद मनाया जाता है? तो ये बेटा 12 साल बाद। कितने साल बाद? 12 साल बाद जो है भुंडा उत्सव जो है मनाया जाता है। क्या आपको ये बात समझ आई या नहीं आई? भुंडा उत्सव कितने साल बाद मनाया जाता है? तो 12 साल बाद। अब फटाफट से लिखेंगे, लिखो जरा। कहाँ थे हम लास्ट टाइम? खश हो गई थी। अच्छा ठीक है, लिखो जरा। आर्यों की तीसरी शाखा जो कश्मीर से होते हुए हिमालय या हिमाचल, कुछ भी लिखो क्योंकि पहले हिमाचल को हिमालय ही बोलते थे। आर्यों की तीसरी शाखा जो कश्मीर से होते हुए हिमालय आई, वह खश कहलाई। वह खश कहलाई। क्या कहलाई? वह खश कहलाई। और लिखो जरा, रोहड़ू के खशकंडी गांव से खशों के हिमाचल प्रदेश में निवास का पता चलता है। खशों के हिमाचल प्रदेश में निवास का पता चलता है। लिख लिया? लिख लिया जी। और लिखेंगे, खशों ने नागों को पराजित किया, जिस उपलक्ष्य में हर 12 साल बाद निर्मंड कुल्लू में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। खशों ने नागों को पराजित किया, जिस उपलक्ष्य में निर्मंड कुल्लू में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। जिस उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? जिस उपलक्ष्य में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भुंडा उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भुंडा उत्सव मनाया जाता है। और आप लिखेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे बेटा, इसमें वेडा जनजाति के व्यक्ति की बलि दी जाती है। वेडा जनजाति के व्यक्ति की बलि इसमें दी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, खशों के बारे में और भी बेटा बहुत कुछ है जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत कुछ है और बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ये बात आपको समझ आएगी नहीं आई? तो बाकी हम सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। इसको पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। मैं कल आपसे सुनूंगा ये सारी चीज़ें आपसे, क्योंकि ये चीज़ें पेपर में आती है।